नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। 15 जनवरी तक ऑफलाइन राजनीतिक रैली और रोड शो की अनुमति नहीं। चुनाव वाले राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को ये टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की गति बनाए रखने और सबसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। रेलवे ने कोविड देखभाल केंद्रों को 14,000 टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना से लड़कियों की सैन्य बलों में नियुक्ति के अवसर उपलब्ध होंगे। त्रिपुरा और मणिपुर के बीच नई यात्री रेलगाड़ी शुरू। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं अतहर सईद। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आकाशवाणी समाचार श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करता है। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। श्री चंद्रा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 14 फरवरी को शुरू होगी। The first date of the issue of notification will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. This is the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14 January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January and date of poll 10th February 2022. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. सभी मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे और मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1 मतदान केंद्र ऐसा होगा जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। इससे महिला मतदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया है कि मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। All assured minimum facilities are available for all the polling stations, like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets has been made available at all polling stations. All polling stations shall be necessarily located at ground floor for the accessibility point of view. They will be equipped with all COVID mitigation facilities, like sanitizers, thermal scanners, mask, gloves, so that they are absolutely safe to our voters. सभी चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के योद्धा के समान समझा जाएगा और उन्हें कोविड का एहतियाती टीका दिया जाएगा। श्री सुशील चंद्रा ने सभी संबद्ध पक्षों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। This is a festival of democracy. They should come out, as I have already enumerated in my earlier paras, that the voters' safety is there, the polling booth is safe, and the polling officials are safe. Therefore, I request to all the voters to come forward and cast their votes. Similarly, I will request to all political parties and entities to mentor their party workers to adhere to COVID safety guidelines
especially during the period of campaign. Let us all remember that the safety of each one of us is our collective responsibility. It is our collective responsibility and together we can make this happen. श्री चंद्रा ने कहा कि 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली और किसी जुलूस की अनुमति नहीं होगी। आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा और आगे के लिए निर्देश जारी करेगा। राजनीतिक दलों को डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करने की सलाह दी गई है। श्री सुशील चंद्रा ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर दुगना समय दिया जाएगा। In view of emphasis on non-contact based campaign during pandemic conditions, Commission has decided to double the free equitable time allotted to the recognized political parties on Doordarshan and AER during these elections. उम्मीदवारों के पक्ष में अधिकतम 5 लोगों का समूह घर घर जाकर प्रचार कर सकता है। श्री चंद्रा ने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कमीशन ने इन सबका भी पूरा आकलन किया है, सुरक्षा का एंड लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके लिए सफिशिएंट CFPF कंपनीज विल बी डिप्लॉयड इन ऑल द स्टेट कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड एनी अदर थ्रेट परसेप्शंस। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गोवा विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 15 मार्च, मणिपुर विधानसभा का 19 मार्च, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का 23 मार्च तथा उत्तर प्रदेश का 14 मई को समाप्त होगा। इन राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सीटों के बारे में एक रिपोर्ट। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा की 25 सीटें, कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी की 2-2, जबकि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 1-1 सीट है। विधानसभा में 2 निर्दलीय सदस्य भी हैं। राज्य में विधानसभा की 7 सीटें रिक्त हैं। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में 60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा की 28 सीटें हैं, कांग्रेस की 15, नागा पीपल्स फ्रंट की 4 और नेशनल पीपल्स पार्टी की 3, जबकि तृणमूल कांग्रेस की 1 सीट है। 2 निर्दलीय सदस्य हैं। राज्य में 7 सीटें रिक्त हैं। पंजाब में 117 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव कराए जाने हैं। राज्य में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। वे कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी बनाई है। वर्तमान में सत्तारूढ़ कांग्रेस की 80, शिरोमणि अकाली दल की 14, आम आदमी पार्टी की 12, भारतीय जनता पार्टी की 4, जबकि लोक इंसाफ पार्टी की 2 और पंजाब लोक कांग्रेस की 1 सीट है। विधानसभा में 4 सीटें खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब लोक कांग्रेस, PLC और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने आगामी चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा पहले ही कर दी है। उत्तराखंड में दूसरे परिवर्तन के बाद पुष्कर सिंह धामी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत राज्य के मुख्यमंत्री थे। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ दल की 56 और कांग्रेस की 10 सीटें हैं। निर्दलियों के पास 2 सीटें हैं, जबकि 2 सीटें रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा की सबसे अधिक 303, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी अपना दल सोनेलाल की 9 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 49, कांग्रेस 7, बहुजन समाज पार्टी 15 और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की 4 और राष्ट्रीय लोकदल और निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल के पास 1-1 सीट है। इस समय विधानसभा में 5 निर्दलीय विधायक हैं और 7 सीटें खाली हैं। इलेक्शन डेस्क। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 15 से 18 वर्ष के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को पहला टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किशोरों का टीकाकरण शुरू होने के पहले सप्ताह के अंदर ही ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देशभर में बच्चों का टीकाकरण तेजी से हो रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 अरब 50 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 90 लाख 59 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,41,986 लोग संक्रमित हुए। इस समय 4,72,169 रोगियों का उपचार किया जा रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.34% है। स्वस्थ होने की दर 97.3% है। कल 40,895 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3,44,12,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 3,071 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं।
इनमें से महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 513, कर्नाटक में 333 और राजस्थान में 291 लोग संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1203 रोगी ठीक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की गति बनाए रखने और सबसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने एक सप्ताह में 15 से 18 वर्ष के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को टीका लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भारतीय रेल ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के अस्पतालों तथा कोविड देखभाल केंद्रों तक 14,000 टन से ज्यादा चिकित्सा तरल ऑक्सीजन पहुंचाई है। इसके लिए उत्तर रेलवे ने 858 विशेष माल रेलगाड़ियों का प्रयोग किया है। ये भारतीय रेल द्वारा पहुंचाई गई कुल चिकित्सा तरल ऑक्सीजन का लगभग 50% हिस्सा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर रेलवे ने स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाइयों, टीकों और अन्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी है। मंत्रालय ने कहा है कि चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता का एक संयंत्र स्थापित किया गया है। सभी 5 मंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए आयु रक्षा किट का उपयोग करने की अपील की है। आज गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अन्य आयुष उत्पाद आर्सेनिकम एल्बम 30 को भी चिकित्सकों के परामर्श से लिया जा सकता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय कोविड की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कोविड महामारी की तैयारियों की समीक्षा की। उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक में डॉक्टर सिंह ने कोविड की तीसरी लहर से संबंधित रियल टाइम अपडेट के लिए एक निर्दिष्ट डैशबोर्ड स्थापित करने की सलाह दी। उन्होंने आम जनता के विश्वास का निर्माण करने के लिए एक सार्वजनिक हेल्पलाइन स्थापित करने का भी सुझाव दिया। केंद्र सरकार ने कच्चा प्याज और सेंधा नमक के सेवन से कोविड संक्रमण के इलाज की खबरों का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर इस आशय के समाचार चल रहे हैं। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि इस दावे के समर्थन में कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर तनुजा नेसारी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। 15 जनवरी तक ऑफलाइन राजनीतिक रैली और रोड शो की अनुमति नहीं। चुनाव वाले राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को ये टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की गति बनाए रखने और सबसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। रेलवे ने कोविड देखभाल केंद्रों को 14,000 टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना से लड़कियों की सैन्य बलों में नियुक्ति के अवसर उपलब्ध होंगे। और त्रिपुरा और मणिपुर के बीच नई यात्री रेलगाड़ी शुरू। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अगरतला जीरीबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ने वाली पहली रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि इस रेलगाड़ी को समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के परिवहन, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश
हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज सैनिक स्कूलों से संबंधित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूलों की घोषणा इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे लड़कियों की सैन्य बलों में नियुक्ति के अवसर उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों ने सशस्त्र बलों में 7,000 से अधिक अधिकारियों की भर्ती में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल में सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के दाखिले की भी अनुमति दे दी है। जम्मू कश्मीर में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित सरकार ने संयुक्त अरब अमारात की अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये कंपनी केंद्र शासित प्रदेश में $10 करोड़ निवेश करेगी। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आर्थिक और नीतिगत सुधार जारी हैं। बुनियादी परियोजनाओं का काम निर्बाध गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक उत्तरदायी प्रशासन के रूप में हम व्यापार की चुनौतियों की जवाबदेही जारी रखेंगे। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय और अमेरिका के कृषि विभाग ने दो कृषि उपज को एक दूसरे के बाजार में पहुंच देने के लिए एक प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में भारत की ओर से आम और अनार तथा अमेरिका की ओर से चेरी और अल्फाफा रिज्का चारा शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि आम और अनार का निर्यात इस वर्ष जनवरी-फरवरी में शुरू हो जाएगा। अमेरिका की ओर से रिज्का और चेरी का आयात अप्रैल में शुरू होगा। भारत और चीन 3 महीने के अंतराल के बाद अगले सप्ताह कोर कमांडर स्तर की बातचीत करेंगे। पूर्वी लद्दाख में 21 महीने से चल रहे गतिरोध को हल करने के लिए 14वें दौर की यह वार्ता 12 जनवरी को होगी। ये बातचीत चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 से अधिक स्थानों का नया नामकरण करने के बाद हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 107 करोड़ रुपए की अनियमितता के मामले में बेंगलुरु के अलायंस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मधुकर जी अंगुर को गिरफ्तार किया है। मधुकर पर अवैध धन को वैध बनाने का आरोप है। ईडी ने मधुकर और अन्य के खिलाफ दर्ज 4 प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। ईडी ने कहा है कि आरोपी 2016 और 2017 के बीच विश्वविद्यालय के परिसर में रहे थे। केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE ग्वालियर की गतिविधियों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस संस्थान के प्रगतिशील विकास की कामना की। LNIPE पिछले 6 दशक से देश की खेल प्रतिभाओं का पोषण कर रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि उनका मंत्रालय सोशल मीडिया के प्रति सचेत है और उन चैनलों और वेबसाइट के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जो नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में पाकिस्तान के ऐसे 20 चैनलों को बैन किया गया है। अभिनेता सिडनी पोइटियर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सिडनी पोइटियर को वर्ष 1963 में श्रेष्ठ अभिनेता के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे। सिडनी पोइटियर ने टू सर्व विद लव, इन द सीट ऑफ द नाइट ऑफ गेस हुज कमिंग टू डिनर जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। भारत कौशल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 500 से अधिक प्रतियोगी भाग लेंगे। ये प्रतियोगी 54 औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अन्य के अलावा ये क्षेत्र कारपेंटिंग, पेटिसरी और कन्फेक्शनरी, वेल्डिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सुरक्षा और बागवानी है। सभी कौशल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को इस महीने की 10 तारीख को सम्मानित किया जाएगा। कौशल विकास मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये प्रतियोगिता युवाओं में आगे बढ़ने का विश्वास और उम्मीदें पैदा करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार रोज इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं महान दार्शनिक और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का, जिनका निधन 1884 में आज के ही दिन 8 जनवरी को हुआ था। बंगाल के एक जाने माने ब्रह्म समाजी नेता के रूप में उन्होंने एक नए विश्व धर्म नव विधान की स्थापना की। नव विधान यानी नया धर्म, जिसका उद्देश्य भारतीय परंपराओं के साथ पश्चिमी आध्यात्मिकता के सर्वोत्तम विचारों को शामिल करना था। एक युवा के रूप में भी केशव की प्राथमिक चिंता एक विश्व धर्म की तलाश करना था। 1857 में कॉलेज जीवन में ही उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एकेश्वरवादी धार्मिक सोसाइटी गुडविल फ्रेटर्निटी की स्थापना की। इस संगठन की एक बैठक में केशव की मुलाकात पहली बार विख्यात ब्रह्म समाजी नेता देवेंद्रनाथ टैगोर से हुई। वेदांतवाद से प्रभावित केशव 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और 1858 तक इसके प्रमुख नेता बन गए। केशव ने नए विचारों और नई गतिविधियों को शामिल कर ब्रह्म समाज संगठन को एक नया रूप दिया। 1862 में धर्म समाज आचार्य बनाए जाने के बाद केशव ने जाति प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसे प्रचलनों को त्यागने की अपील की तथा विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह के प्रबल प्रचारक बन गए। स्त्री शिक्षा केशव की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी। उन्होंने बाम बोधनी सभा के शिक्षा संबंधी प्रयासों का सक्रियता से समर्थन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ कुछ मतभेदों के बाद केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम से एक नई सोसाइटी गठित की। 1881 में केशव ने पूरब और पश्चिम के सामंजस्य पर आधारित एक नए समन्वयवादी धर्म नव विधान की आधिकारिक रूप से स्थापना की। भारत के इस महान समाज सुधारक को हमारा नमन। आज हम विख्यात राष्ट्रवादी मधु लिमय को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1995 में 8 जनवरी को हुआ था। मधु लिमय का जन्म 1 मई 1922 को पुणे में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1938 से 1948 तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। 1955 में उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गए। 19 महीने से भी अधिक समय तक वे पुर्तगाली कारावास में रहे। राम मनोहर लोहिया के अनुयायी मधु लिमय ने 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम विख्यात राष्ट्रवादी और नारी अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली सशक्त लेखिका आशापूर्णा देवी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1909 को कलकत्ता में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में बड़ी हो रही आशापूर्णा में बचपन से ही देशभक्ति की भावना विकसित हो रही थी। आशापूर्णा देवी की 3 सशक्त कृतियां प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा में औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत तक महिला मुक्ति का जीवंत चित्रण है। आशापूर्णा देवी की कृतियां स्त्री पुरुष भेदभाव को उजागर करती हैं। उनकी लघु कथाओं और उपन्यासों में बंगाल की मध्य वर्गीय महिलाओं की स्थिति का वर्णन है।
इनमें महिलाओं के शोषण, दमन, आक्रोश, बढ़ती जागरूकता और अंततः विद्रोह का चित्रण है। সম্পাদক তো রাজকুমার চক্র, উনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যদি আমাকে লেখিকা করার জন্য যদি কারোর কোনো কৃতিত্ব থাকে তো উনি প্রথম লেখাটা ফেরত তো দিলেনই না, সমাদরে ছাপলেন এবং তক্ষুনি লিখলেন যে তুমি গল্প লিখতে পারলে লেখো। साहित्य, विशेषकर महिला साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1976 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 13 जुलाई 1995 को आशापूर्णा देवी का निधन हो गया। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये विभिन्न स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं। इस महान नारीवादी लेखिका को आकाशवाणी का नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहने के आसार हैं। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आमतौर से बादल छाए रहेंगे, जबकि जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित और लेह में बर्फबारी या बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, अगरतला में कोहरा या धुंध छाई रह सकती है, जबकि कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। गैंगटॉक में आमतौर से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 4 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने 20 जनवरी से 23 फरवरी तक होने वाली दिसंबर 2021 सत्र की अंतिम परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी हैं। इग्नू प्रशासन ने कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव और देश के विभिन्न भागों में सप्ताहांत कर्फ्यू को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इग्नू प्रशासन ने कहा कि अगला परीक्षा कार्यक्रम परीक्षाएं शुरू होने से 15 दिन पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। संबंधित सूचनाओं के लिए विद्यार्थियों से वेबसाइट देखते रहने को कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में प्रशिक्षु अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है। श्री ठाकुर ने आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर के टेकनपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अकेडमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में ये बात कही। उन्होंने इन अधिकारियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की अपील की। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। श्री ठाकुर ने बीएसएफ के शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में मौजूदा वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.2% वृद्धि का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसमें 7.3% की कमी आई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। 15 जनवरी तक ऑफलाइन राजनीतिक रैली और रोड शो की अनुमति नहीं। चुनाव वाले राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को ये टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की गति बनाए रखने और सबसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। रेलवे ने कोविड देखभाल केंद्रों को 14,000 टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना से लड़कियों की सैन्य बलों में नियुक्ति के अवसर उपलब्ध होंगे। और त्रिपुरा और मणिपुर के बीच नई यात्री रेलगाड़ी शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।